नमस्कार। आज हम बात करेंगे विवेचना में आने वाली कठिनाइयों की। विवेचना के दौरान कौन कौन सी कानूनी अड़चनें आती हैं। वर्तमान में हमारे पास एक केस है अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें विवेचना के लिए बहुत सारी दिक्कतें आईं और अंततः लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाना पड़ा और उसके बाद उसका समाधान निकला कि इस केस की विवेचना आखिर कैसे की जाए। तो आज हम इसी केस पर विचार करेंगे। ये घटना 14/6/2020 की है। मुंबई के बांद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का मकान था और सुबह को उन्हें वहां मृत पाया गया था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने वहां जाकर उनका पंचनामा भरा और उस लाश का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसे एडीआर घोषित करके, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट घोषित करके केस की जांच बंद कर दी गई और इसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद क्या होता है कि दूसरा घटनाक्रम क्या होता है कि बिहार में स्वर्गीय सुशांत सिंह के पिता श्री किशन किशोर सिंह ने एक एफआईआर 241/2020 पटना के राजीव नगर थाने में अंतर्गत धारा 341, 342 यानी कि अवैध निरुद्धि, 406 अमानत में खयानत, 420 छल, 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, 506 धमकी, 380 घर में चोरी और 120 भारतीय दंड संहिता यानी षड्यंत्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक फिल्मी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती उनके साथ रहती थी और घटना के कुछ दिन पहले वो उन्हें छोड़कर चली गई। उनके पिताजी द्वारा जो रिपोर्ट पटना के राजीव नगर थाने में लिखाई गई, उसमें अड़चन ये आई कि क्या राजीव नगर थाने की पुलिस उस मामले की विवेचना कर सकती थी। अब हम इस पर देखते हैं कि क्या कानूनी प्रावधान हैं, क्या क्या अड़चनें इस मामले में आईं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 सीआरपीसी की। 174 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसकी सूचना पर पुलिस इस धारा के तहत मृत्यु के कारणों की जांच करेगी और अगर वो मृत्यु अप्राकृतिक पाई जाती है तो उसके बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो कि मुंबई की बांद्रा पुलिस ने की और इसके बाद और कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। अब हम पड़ताल करते हैं कि अभिनेता के पिताजी द्वारा जो एफआईआर पटना में लिखाई गई क्या वो लीगल थी। इसके लिए हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की बात करेंगे। 154 में ये कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर की जाएगी, यानी कि उसमें स्थान नहीं है कि वो घटना कहाँ की है और कहाँ दर्ज की जाएगी। इस बारे में कोई उल्लेख स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान के किसी भी स्थान की घटना की एफआईआर भारत के किसी भी थाने में की जा सकती है, इसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि एफआईआर तो कहीं भी हो सकती है,
पर इसकी विवेचना कहाँ की पुलिस करेगी? इसके लिए हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 का अध्ययन करना होगा। 157 के अध्ययन से ये पता चलता है कि जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटित हुई है, उसी थाने के थाना अध्यक्ष द्वारा उस मामले की विवेचना बिना न्यायालय की अनुमति के की जा सकती है, क्योंकि मामला संज्ञेय है। अब चूंकि ये घटना मुंबई के थाना बांद्रा के अंतर्गत हुई थी और बांद्रा थाने की पुलिस ही इसकी विवेचना कर सकती थी, अन्य किसी थाने की पुलिस इसकी विवेचना विधिक रूप से नहीं कर सकती थी, तो पटना पुलिस के सामने ये प्रश्न पैदा हुआ कि वो इसकी विवेचना कैसे करें। अब हम आगे इसके लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय की शरण में जाने के लिए हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 को पढ़ते हैं। और 186 में ये कहा गया है कि अगर किसी माननीय उच्च न्यायालय के अधीन दो न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद है, तो संबंधित माननीय उच्च न्यायालय ये निर्धारित करेंगे कि उस मामले का निस्तारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब ये मामला बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन था, एफआईआर पटना उच्च न्यायालय के अधीन हुई है। अब इसमें विवाद था कि इसमें कौन से उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा, क्या दूसरे उच्च न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं है। इस विवाद के चलते फिर हम सीआरपीसी की धारा 406 का पढ़ते हैं। 406 क्या कहती है कि किसी भारत के किसी भी न्यायालय में विचारणीय कोई आपराधिक मामला या अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के किसी भी न्यायालय में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसी धारा के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि पटना में जो एफआईआर लिखाई गई, इसका स्थानांतरण, इसकी विवेचना बम्बई के लिए कर दी जाए, ताकि बम्बई की बांद्रा पुलिस उस मामले की विवेचना करे और उसके बाद रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल करे। 406 को अगर हम पढ़ते हैं तो 406 ये कहती है कि ये धारा उन मामलों पर लागू होगी जो विचाराधीन हैं या अपील में सुनवाई में चल रहे हैं। ये मामला ना तो विचाराधीन था, ना सुनवाई में, अपील की सुनवाई में था, बल्कि ये विवेचनाधीन था। इन्वेस्टिगेशन बाद पेंडिंग देयर, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अब उसमें ये देखना है कि क्या इन्वेस्टिगेशन को स्थानांतरित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसी बीच में एक मांग ये की गई कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब सीबीआई की बात आई तो यहाँ भी एक कानूनी अड़चन ये थी कि एक अधिनियम है हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, जिसके तहत सीबीआई काम करती है। इस अधिनियम की धारा 6 में ये कहा गया है कि सीबीआई किसी भी मामले की विवेचना तब करेगी जब उसकी राज्य की सरकार उसे विवेचना की सहमति देगी, कंसेंट। और अगर राज्य सरकार कंसेंट नहीं देती है तो उस मामले की विवेचना सीबीआई द्वारा नहीं की जाएगी। अब इस मामले में
पटना यानी बिहार सरकार तो कंसेंट दे रही थी, वो कह रही थी ठीक है इस मामले में आप विवेचना कर सकते हैं, हम सहमति देते हैं। लेकिन घटना महाराष्ट्र राज्य की थी, महाराष्ट्र सरकार की थी। महाराष्ट्र की सरकार ही अनुमति दे सकती थी सीबीआई को विवेचना करने की, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो इस प्रकार से इसमें पटना पुलिस की विवेचना बाधित हुई और सीबीआई द्वारा जो विवेचना प्रारंभ की जानी थी वो भी प्रारंभ नहीं हो पाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को विस्तार से सुना गया और भारतीय संविधान, जब हम कहीं कोई चारा नहीं मिलता है तो फिर हम संविधान की तरफ मुड़ते हैं कि वहाँ कोई इसका समाधान होगा, और इसका समाधान मिल गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 ये कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय न्याय हित में कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं, उनको विस्तृत पावर है। और इस मामले में जैसा कि हमने अभी सीआरपीसी की तमाम धाराओं का यहाँ डिस्कस किया, उनमें किसी में ये व्यवस्था नहीं बन पाई कि पटना पुलिस बम्बई में जाके विवेचना करे या सीबीआई बिना महाराष्ट्र सरकार की अनुमति की विवेचना कर सके। इसका कोई समाधान दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में नहीं मिल सका। अतः न्याय की दृष्टि से, न्याय देने की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में ये आदेश पारित किया कि सीबीआई अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में विवेचना करे और विवेचना पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे। इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये आदेश जब पारित किया गया तभी हमारी सीबीआई द्वारा इसकी विवेचना की गई है, विवेचना जारी है। बहुत सारे लोगों के बयान उसमें अंकित किए गए हैं, एफएसएल से तमाम जांचें कराई गई हैं और अभी तक सीबीआई किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है और विवेचना जारी है। देखते हैं आगे क्या निर्णय होता है, तब तक के लिए हम इंतज़ार करना होगा। जय हिंद।